नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 60,244 बहुत जल्द ही होने वाला है। यानी मैं अगर बात करूं तो आपकी जो परीक्षा है वो संभावित है कि आपका जुलाई या अगस्त में, यानी जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने वाली है। अगर थोड़ा भी आपको संदेह लग रहा है तो मैं बता दूं कि पेपर हो जाएगा, और इस बार भी आप सोचेंगे कि थोड़ा सा अगर और तैयारी कर लेते तो शायद हो जाता। आइए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस का जो विवेक सर द्वारा जारी किया गया था, 15 प्रैक्टिस सेट महाकाल का, उसे कराया जा रहा है। तो इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं किया है तो उस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लीजिए, और आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं माय डियर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, और बिल्कुल पूरी तरीके से जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है वो एग्जामपुर के द्वारा तैयार किया गया है। सेम प्रैक्टिस सेट ही कराता हूं दोस्तों, बस क्या होता है जो सिंबल वगैरह एग्जामपुर का लगा होता है उसको हटाना पड़ता है ताकि कॉपीराइट ना हो जाए। रिस्क लेके मैं सारे काम कर रहा हूं, तो आपसे भी निवेदन है कि चैनल को आप जरूर शेयर कीजिए, ठीक, सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करने का प्रयास कीजिए माय डियर। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का बताना है कि बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी। बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी आपको बताना माय डियर कि बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। इनमें से कौन सी बेलारूस की राजधानी है, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा माय डियर, बेलारूस की राजधानी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो मिन्स्क है ये आपके बेलारूस की राजधानी हो जाएगी। अजरबैजान की भी राजधानी पूछ सकता है पेपर में। पूरी तरीके से प्रैक्टिस से बहुत जबरदस्त होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि इस समय अजरबैजान भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अच्छा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स होती है, आपको पता होगा। अच्छा, मोरोनिक कहाँ की राजधानी होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, आंसर्स बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था इसकी शुरुआत किस दौरान हुई थी बताना है आपको, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आपका आंसर्स दिया गया है, आंसर्स बताना है माय डियर कि आंसर्स क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे माय डियर। क्या हो जाएगा आंसर्स आपका, ठीक है। गांधी जी के चंपारण दौरान, ठीक है, या बंग भंग आंदोलन के दौरान, या रोलेट एक्ट के दौरान, या आपका 1919 से लेके 1922 तक जो क्या चलाया गया था, आपका असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसके दौरान। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बंग भंग, ठीक है, किसके दौरान चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान चलाया गया था। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन वही आपका चलाया जाता है जब आपका 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उसी समय चलाया जाता है। तो इसी समय एक आंदोलन और भी चलाया गया था, बंग भंग विरोधी आंदोलन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, ये भी जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात की जा रही है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इसको आंसर्स को आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसका क्या किया था, स्थापना किया था स्वराज्य पार्टी का, ठीक है। ये कब किया इन्होंने, 1923 ईस्वी में। कब किया गया माय डियर, 1923 ईस्वी में किया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि विनय पिटक और सुत पिटक इनमें से किस शिक्षाओं के संकलन है, यानी किसकी शिक्षाओं के संकलन है सुत पिटक और विनय पिटक। चौथे प्रश्न का आंसर्स बताना है माय डियर कि चौथे प्रश्न का आंसर्स क्या हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, तो आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। ये किसके हैं, ये बौद्ध धर्म से तो हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में किसके हैं, गौतम बुद्ध के हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका पेपर कम समय बचता है तो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को लेकर आप सिलेक्शन नहीं पा सकते, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना है। वहां पर हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए,
पांचवें प्रश्न की बात करते हैं और चर्चा में बहुत ज़्यादा ये जरूरी है पांचवा प्रश्न कि निम्न में से कौन से, ठीक है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य, इन्होंने जेल की दीवारों पर एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम इन्होंने कमला रखा था। क्या रखा था? कमला रखा था। और इस समय बीजेपी और कांग्रेस यानी भारतीय जनता और पार्टी के और कांग्रेस के पार्टी के बहुत बड़े ये क्या माने जाते हैं, बीच में टकराव की स्थिति पैदा करने वाले ये आपके स्वतंत्रता सेनानी माने जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग विचार इनके बारे में लोगों के हैं। ठीक है, चलिए, बट आपको तो केवल आंसर से मतलब है इस अभी, ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए। तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? बीडी सावरकर हो जाएगा, यानी विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या लिखा? ठीक है, जेल की दीवारों पर बंदे ने लिख दिया कमला महाकाव्य। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अब बताना आपको, अगला प्रश्न है कि इटली की मुद्रा क्या हो जाएगी। इटली की मुद्रा आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना जरूरी है, जॉर्जिया मेलोनी के बारे में तो जानते होंगे। चलिए, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? 6 के आंसर से बताना है कि जो इटली है इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी। इटली की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो ये है यूरोपीय देश है और ये यूरो मुद्रा को यूज करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। चलिए दोस्त, ठीक है, बिल्कुल, 7वें का आंसर बताना है तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 22 मार्च को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्त। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिमाग में सबसे पहले बैठा लेना है दोस्त कि सारे क्वेश्चंस यानी एग्जामपुर के 15 प्रैक्टिस सेट है। इस 15 प्रैक्टिस सेट को करने के बाद जैसे ही ये 15 आपके पूरे हो जाएंगे, तुरंत रोजगार विद अंकित भाटी का जो पेड कितने रुपए का पता है, ये 249 का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कराने के बाद तुरंत आपके अंकित भाटी का प्रैक्टिस सेट और साथ ही में मैं बताना चाहूँगा रीजनिंग और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा। 8वें प्रश्न की बात की जा रही है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, क्या चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बिल्कुल आंसर बताना है। और इनको जैसे ही अध्यक्ष चुना गया था, बाद में क्या हुआ था? गांधी जी गुस्सा गए थे, कहते थे कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये एक बार बन चुके थे। चलिए, 8वें का आंसर बताना है तो माय डियर क्या हो जाएगा? 1938 इज द करेक्ट आंसर। 1938 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कहां पर ये अधिवेशन हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए थोड़ा सा यहां से फर्स्ट करेंगे। अगला पुस्तक है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। 9वें का आंसर बताना भी क्या है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स कर चुके होंगे। 9वें का क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी हो जाती है? ठीक है, ये आपके जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है। अगर इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न पूछा गया कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चंस का आंसर यानी 10वें का आंसर बताना है माय डियर फ्रेंड्स। इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंदे भारत एक्सप्रेस इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, 11वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि गलत जोड़ी का चयन करना है, यानी रेलवे जोन और उसके मुख्यालय दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा जो जोन है उसका मुख्यालय सही नहीं है, ये आपको बताना है। 11 के आंसर्स बताना है। ठीक है माय डियर, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो पूर्वोत्तर रेलवे है, ठीक है, पूर्वोत्तर मध्य रेलवे नहीं है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत मिलान हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है। कौन सा राज्य भारत का जूट का अग्रणी उत्पादक है आपको बताना है।
चलिए, तो क्या हो जाएगा माय डियर, 12 के आंसर्स बताना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल जो है जूट का बहुत बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न पूछा गया आपका, पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? पीली क्रांति की बात की जा रही है, तो पीली क्रांति किस उत्पादन से? आप कहेंगे तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगर बात करें आपसी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, अगर बात करें दुग्ध उत्पादन से कौन सी, तो श्वेत क्रांति हो जाएगी क्या? बिल्कुल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? आंसर्स बताना है 14 का माय डियर, तो आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि स्टैटिक जीके को यहाँ पर हिट कर दिया क्वेश्चंस ने। भाई 15 नंबर प्रश्न है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप बाबर से लेके हुमायूं तक का इतिहास पढ़ लेते हैं, और उसके बाद पता चला कि आपके हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा जरूरी माय डियर, मैं अभी भी कहता हूँ और पेपर के बाद भी कहता नजर आऊँगा। ठीक है, क्या है जीके जीएस के लिए, हिंदी के लिए चीज़ें मैं बहुत ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या भी 15 का क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो क्रिकेट का बल्ला है इसको बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता? 15 के आंसर्स बताना माय डियर। तो बी ऑप्शन इज द, एक बिल्लो नाम की लकड़ी होती है, उसी का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। भाई 16 नंबर प्रश्न का आंसर्स बताना है जो कि आपके बायोलॉजी से हिट किया गया है। क्या पूछा गया कि एंजाइम, लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टाइलिन नामक एंजाइम है ये आपके कहां पर पाई जाती है? ये आपके, ठीक है, लार में पाई जाती है। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा? डी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो पेप्सिन होती है प्रोटीन का पाचन करती है और आपके पेट में पाई जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, 17 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं और माय डियर देखिए, अगर 30 मिनट में आपके 70 से 75 क्वेश्चंस का 75 क्वेश्चन यानी 38 क्वेश्चंस आपके जीके के, साथ ही में आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के करा दिए जाते हैं मात्र 30 मिनट में। आप 4-4 घंटे की क्लास ले सकते हैं, लेकिन क्या है, आप 30 मिनट में प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकते। आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपको ये नियम बना लेना है कि एक प्रैक्टिस सेट होता है डेली और प्रैक्टिस सेट देना है तो देना है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जो मछलियां उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? तो आप कहेंगे भाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है मेरे दोस्त? अमोनिया का, जबकि मनुष्य यूरिया का करता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, यानी अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाना है तो इनमें से किस व्यक्ति को बनाया जा सकता है? 18 के आंसर्स बताना माय डियर। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा डी नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर कर दूं, समझ लो भाई। किसी भी उच्च न्यायालय के, ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, यानी कोई मुख्य न्यायाधीश है, वो पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, वो क्या हो इस समय, ठीक है, सेवानिवृत्त हो यानी रिटायर्ड हो चुका हो, उसको बनाया जा सकता। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए देखिए दोस्त, युद्धाभ्यास से एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था इस बार, और अगली बार भी मिलेगा, तो इसीलिए पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से इंद्र युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? कौन सा युद्धाभ्यास है? तो ये युद्धाभ्यास इंद्र युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? 21 का आंसर बताना है। तो भाई साहब ये भारत और रूस के बीच में, इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ऊन योजना, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे 22 को कि ऊन योजना के अंतर्गत ऊन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है? ऊन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई आपको बताना है। 22 का आंसर बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा ये उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
चलिए अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है माय डियर। क्या पूछा गया कि उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यानी उज्जैन में पहली बात तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और किस नदी पर किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया माय डियर कि किस नदी पर किया जाता है। तो उज्जैन ही पूरा का पूरा क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे माय डियर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, जबरदस्त प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि भारत में किसी बड़े आतंकवादी की घटना के बाद, ठीक है, आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किया गया। यानी कौन सी ऐसी घटना हो गई थी जिसके बाद एनआईए का गठन किया गया था। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए ठीक है, आंसर्स बताना, 24 का आंसर्स बताना माय डियर। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब आपका 2008 में संसद भवन में मुंबई हमला हुआ था ना, तो सॉरी मुंबई आतंकी हमला, संसद भवन वाला नहीं, मुंबई आतंकी जब हमला आपका हुआ था, इसमें आपका किया गया था, जिसको ताज होटल वाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश जीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में काम्पिल मेले का आयोजन किया जाता है। काम्पिल मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, और जबरदस्त प्रश्न है, तो फर्रुखाबाद इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देश एवं अधीक्षण में कार्य करती है। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। जो राज्य पुलिस है ये किसके अधीक्षण में कार्य करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, 26 का बताना है आंसर और ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी डीजीपी के अंतर्गत कार्य करती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दोस्त। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है कि नीति आयोग ने अटल इनोवेशंस मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के साथ आशय पत्र हस्तांतरित किया है। ठीक है, तो ये किसके साथ किया गया, ये एडोब के साथ किया गया, जो कि आपके बताना चाहूँगा, ये आपके करंट से क्वेश्चन पूछा गया तो एडोब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्त, 28 नंबर प्रश्न पूछा गया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे, आपके सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एन.के. सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन.के. सिंह हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, एन.के. सिंह हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी नंद किशोर सिंह आप मान सकते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। 29 का आंसर्स बताना है। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो विनियम, ठीक है, अधिनियम 7073 यानी रेगुलेटिंग एक्ट ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या 1773 वाला जो था ये नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, अगला 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल, ये कहाँ से लिया गया, यानी केंद्र मजबूत के साथ साथ संघ की जो अवधारणा ये कहाँ से ली गई है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है, 30 का आंसर्स बताना है। चलिए, तो संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है आप कहते हैं ये कनाडा से ली गई है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्त, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है आपको ये बताना है माय डियर। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। चलिए, आंसर्स बताना है। 31 का आंसर्स क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप कह सकते हैं कि जो 31 का आंसर्स हो जाएगा इसमें एक ही ऑप्शन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है पर्सनल फ्रीडम की बात की जा रही है, या प्राणदैहिक स्वतंत्रता तो आपके पर्सनल स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 32 नंबर। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
ठीक है, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपको आंसर बताना है माय डियर कि इनमें से भूटान की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 32 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त 33 का आंसर बताना माय डियर कि 33 का आंसर क्या हो जाएगा। पंचतंत्र नामक कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 34 नंबर पूछा गया, जबरदस्त प्रश्न है भाई। 34 की अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें और आप ताकि जबरदस्त तरीके से दे पाए। 34 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है आपको, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो अकबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा 35 नंबर है कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और 35 का आंसर बताना है माय डियर, क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 1856 में पारित किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 36 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है किससे संबंधित है। चौथा अध्याय किससे संबंधित है, जबरदस्त प्रश्न है। 36 का आंसर बताना माय डियर, तो क्या हो जाएगा, जो चौथा अध्याय ये आपके संसद से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जबरदस्त प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपात किसके शासनकाल में लगाया गया था। भारत में जो राष्ट्रीय आपात है ये किसके शासनकाल में लगाया गया था। बिल्कुल चलिए तो आंसर्स बताना है 37 का, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट इस समय राष्ट्रपति कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के समय 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, यानी आपातकाल लगाया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 38 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर से बताना है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्या पूछा गया, लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। सिक्किम हो जाएगा, अगर लोसार पूछे तो ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ से हिंदी शुरू होती है लेकिन 39 से 42 तक, 39 से 42 तक आपका गद्यांश है। तो गद्यांश को हम नहीं कराते हैं क्योंकि इतना टाइम पढ़ने में आपको वहाँ होगा, तो गद्यांश आपको जब पीडीएफ दिया जाएगा तो उससे आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चंस में 43 नंबर क्वेश्चंस पर शुरू करते हैं और यहाँ से आपका हिंदी का जबरदस्त प्रश्न, झगड़ालू में आपको प्रत्यय बताना है। झगड़ालू में प्रत्यय बताना है माय डियर, और जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना कि झगड़ालू में 43 के आंसर्स बताना कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूँ कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। 43 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी आलू हो जाएगा। आगे बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की, और 44 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है अपने आप में, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा 44 का आंसर बताना है, तो 44 का आंसर हो जाएगा भाई सेना वगैरह जो होती है ये समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आंसर बताना है 45 का, ठीक है। 45 का आंसर बताना है, क्या पूछा गया, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, ठीक है। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये सरल वाक्य दिया गया है और इसको क्या करना मेरे दोस्त, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, ठीक है। चलिए उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, ठीक है। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं, ठीक है। चलिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। चलिए बताना इसका आंसर 45 का, और इस पे बहुत ज़्यादा सुपड़ा साफ होने वाला है भाई। नॉर्मल चुनो ना, उसने अपने आप को निर्दोषित घोषित किया, निर्दोष घोषित किया, तो सीधा को उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, बस घोषित कर लेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 46 की बात की जा रही, अंतस्थ वर्ण नहीं है, पूछा गया नहीं है भाई। नहीं पे ध्यान देना दोस्त, बहुत गलत होता है नहीं के चक्कर में। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए
तो जो ये हा होता है ये ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है मेरे दोस्त महाप्राण होता है। इसके लिए आपको याद रखना 24 और अगर अल्प प्राण की बात करें तो याद करना है 133 यानी 1 3 5। चलिए जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। आगे बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चंस की। इसका आंसर बताना मेरे दोस्त 48 का क्या हो जाएगा। पूछा गया हिंदी शब्दकोश में जो छा शब्द है ये छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है आपको बताना मेरे दोस्त। तो आंसर बताना है क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। का के बाद छा आता है। जब आप कभी क्षत्रिय लिखते हैं तो किससे मिलकर क्षत्रिय बनता है, का प्लस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे 49 नंबर पे। क्या है 49 नंबर प्रश्न दिया गया इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। पूछा गया नहीं हमारे दोस्त, ये नहीं ना, नहीं लड़कों का सिलेक्शन छीन लेता है। पूरी तरीके से आप समझिए, ठीक है, पूरी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, नहीं को पकड़ने का प्रयास पेपर में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर रहता है ऊपर से और फिर क्या होता है ये नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। 49 का आंसर बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है, तो आप बड़े आराम से कहोगे क्या, ठीक है। 49 का आंसर क्या कहोगे भाई, ए ऑप्शन तो हो जाएगा जो और वह, जो और वह जो है ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, उसके द्वारा, और द्वारा शब्द आएगा ना तो बच्चे बहुत ज़बरदस्त पकड़ते हैं, कहते हैं सर कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आंसर बताना मेरे दोस्त। बालक का बहुवचन बताना है, बालक का बहुवचन बताना है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 51 का बालकों हो जाएगा, बालकों हो जाएगा। बालक का 51 के आंसर बताना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है कि गहने अलमारी में हैं, गहने जो हैं वो अलमारी में हैं, इसको कहना चाहिए गहने अलमारी पर रखे हैं, में रखे हैं या पर रखे हैं, में रखे हैं या पर रखे हैं, ठीक है। बिल्ली पेड़ पर बैठी है, ठीक है, या चलिए तो इसका कारक बताना मेरे दोस्त। 8 प्रकार के कारक होते हैं, 52 के आंसर्स बताना मेरे दोस्त। चलिए मेरे भाई 52 के आंसर्स क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। 53 का वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम बताना। भाई वक्ता का विलोम बताना है, वक्ता का विलोम बताना है। मूक होता है, मधुर होता है, प्रखर होता है या वाचाल होता है। वैसे तो वक्ता का श्रोता होना चाहिए लेकिन 53 में श्रोता नहीं दिया गया, श्रोता नहीं दिया तो हम कह सकते हैं वक्ता का मूक होता है। वक्ता मतलब बहुत ज़्यादा जो बोलता हो मेरे दोस्त, और मूक का मतलब जो बोलता ही ना हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 53। 54 की बात करते हैं मेरे दोस्त, 54 क्या हो जाएगा, 54 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया कि मोती का प्राय है, मोती का प्रायवाची है। भाई ये जलज हो गया सर, जलज तो नहीं होता ना, ठीक है। मुक्ता नलिन मुक्ता, उत्पल नलिन मुक्ता, बिल्कुल बताना। 54 का मेरे दोस्त आंसर्स बताना है तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, नलिन दे दिया गया भाई, नलिन, ठीक है। मृणाल सरोवर शाश्वत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा भाई गोहर मुक्ता और सुक्तिज, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। चले दोस्त अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और 30 मिनट में दोस्त कोई अपना जान नहीं दे सकता। 30 मिनट में 75 क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन होता है। पूछा गया 55 नंबर क्वेश्चन कि रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। भाई रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा ना, बोलोगे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 56 का प्रश्न पूछा गया कि निमित्त और नामित, निमित्त और नामित में बताना है कि क्या हो जाएगा। 56 के आंसर्स बताना है मेरे दोस्त, तो 56 के आंसर्स हो जाएगा बी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। हेतु कहते हैं मैं तुम्हारे निमित्त यहाँ बैठा हूँ, मतलब तुम्हारे हेतु यहाँ बैठा हूँ, और नामित मतलब झुका हुआ। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, अब 57 का आंसर्स की बारी है। 57 का आंसर्स बताना कि धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है। तो धर्म प्लस इक मतलब धार्मिक, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलोगे ना बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 58 का आंसर्स बताना मेरे दोस्त, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नीरस इसमें तो प्रयोग हुआ मेरे दोस्त, ये नहीं हो सकता। रो नीरज, ठीक है, रज में होता नीरज, निरंद्र में भी होता। बताइए आपको आंसर्स बताना है 58 का मेरे दोस्त, और 58 का आंसर आपने दाग दिया क्या, नीरो में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि नीरो कोई शब्द नहीं था, रंध्र हो गया, यहाँ रज हो गया, नी लगा दिया आपने। चलिए आगे बात करते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। जो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने का काम करती है उसको क्या कहा जाता है। तो कभी आपने पूछा है सर सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो जो है लगा है ना, ये सहायक क्रिया है। बोलोगे सहायक क्रिया मेरे दोस्त। आज से पहले अगर नहीं जानते थे तो आज जान जाओगे सब कुछ। 60 का आंसर बताना है क्या है दोस्त, कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है। प्रथम की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त साहित्य अकादमी पुरस्कार। 60 का आंसर हिम तरंगणी, और ये किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है दोस्त। किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। 61 का आंसर बताना मेरे दोस्त, कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। ठीक है, चलिए बिल्कुल रामकृष्ण मिशन द्वारा ये चालू किया गया। तो 61 का आंसर धुआं कर दोगे मेरे दोस्त, समन्वय हो जाएगा। ठीक है, समन्वय हो जाएगा या सुधा हो जाएगा, इसका कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर्स क्या हो जाएगा 61 का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे माय डियर। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, इसका बताना है कि केशवदास द्वारा रचित आधुनिक ग्रंथ का नाम क्या है। केशवदास द्वारा कौन सी रचना की गई। 62 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी विज्ञान गीता हो जाएगा। 63 के आंसर बताना है कि बात बोलेगी के रचनाकार के कौन है। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है। 63 के आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, 64 पूछा गया कि कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है, इसमें कल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आने वाला दिन, दुर्भिक्ष, चैन या शांति। बिल्कुल 64 का आंसर बताना है। चल ठीक है, तो आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 65 तद्भव बताना है। इसमें आपको तद्भव बताना है। 65 में तद्भव कौन सा हो जाएगा। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, पुरातन पुस्तिका पौत्र प्यास, जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो 65 का आंसर आप टिक कर चुके होंगे भाई, बी ऑप्शन, पिपासा में से प्यास होता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का भैया मुहावरे का अर्थ बताना मेरे दोस्त। एक तो बुरा, दूसरे में दूसरा उससे भी बुरा, एक गुण के साथ दूसरा गुण, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुराई पर दूसरी बुराई। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। 66 का आंसर्स तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक बुराई तो थी ही, दूसरी बुराई भी आ गई। एक तो करेला था, बाद में करेला जानते हो कड़ुआ होता, और दूसरा नीम चढ़ा कड़ोला, मतलब जबरदस्त प्रश्न। तथेयों में संधि कौन सी है, तो कहोगे ये तो वृद्धि संधि हो जाएगी, तो तथा प्लस एव हो जाएगा। और तथा प्लस एव कहाँ पर है, तथा धन एव, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा गया 68 नंबर प्रश्न का आंसर बताना मेरे दोस्त, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है। चलिए आंसर्स बताना मेरे दोस्त, 68 के आंसर्स बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। कहते हैं ना तुम्हारा तो विवाह हो गया, लेकिन कहते हैं तुम्हारी छवि अच्छी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी चाहिए, या कीजिए
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भैया विवाह नहीं हुआ अभी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अंक का अर्थ नहीं है, अंक का अर्थ नहीं है, 69 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, चंद्रमा नहीं होता, गोद होता, चिन्ह होता है, भाग होता। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, चलिए यहाँ से फास्ट खींचेंगे, थोड़ा सा आज टाइम ज़्यादा हो गया। इनमें से आवृत्तिवाचक, आवृत्ति भैया दुगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना अगर आ जाए ना तो गुना की बात आएगा, तो आप कहेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। 71 का आंसर, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने, ठीक है, गगन जा रही है, ठीक है, ये स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही में अलंकार कौन सा है भाई, जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना। 71 का आंसर हो जाएगा भैया अतिशयोक्ति अलंकार। इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना मतलब अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे बात करते हैं 72 में भैया क्या बताना, अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 72 का आंसर बताना है, यही वाला जो हो जाएगा ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। भैया 73 का बताना है कौन सा उज्ज्वल जो है वो सही लिखा है, कौन सा जो उज्ज्वल है वो सही लिखा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन का जो उज्ज्वल है वो सही लिखा है। आगे बात करते हैं 74 और 75 पर दोस्त, ठीक है। चलिए 74 नंबर है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द का, ठीक है, शब्द कौन सा है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, जो आपके स्पर्श मतलब जो छूने से बीमारी होती है, बिल्कुल तो संक्रमित तो होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 74 का आंसर बताना मेरे दोस्त, डी ऑप्शन संक्रमण होता है, कहते हैं ना संक्रमण जनित बीमारी, मतलब 74 हो जाएगा। 75 का आंसर बताना है कि जिसमें दोनों पदों के माध्यम एक विशेष यानी तीसरे, तो बहुब्रीहि समास इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सिर्फ आपके पास 30 दिनों का समय है, जी जान लगा दीजिए, या तो सिलेक्शंस मिलेगा या तो अनुभव मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।